Welcome all doctors. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes. आज क्या है? डेलीगेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। आज आप जल्दी जुड़ गए सर। अच्छा, मतलब डेलीगेट्स लेट हो रहे कि मैं जल्दी आ गया? तो मैं जल्दी आ गया है ना। So yesterday we learn Soric mentals, right? And today we will see the psychotic mentals. तो Soric journey at mind कैसी थी, किस तरह से सोरा डेवलप होता है, किस तरह से सोरिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, देन सोरा टू साइकोसिस, देन साइकोटिक टू सिपिलिटिक। तो सोरा से साइकोटिक पे भी जा सकता है पेशेंट, या फिर सोरा से डायरेक्ट सिपिलिटिक पे भी जा सकता है। नाउ द चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 118, and the book The End of My Assumptions of Miasm, the third book of Dr. Praful Vijayakar, The Predictive Homeopathy. Today we will learn psychotic mentals. तो साइकोटिक माइंड, सभी को पता है कि साइकोटिक माइंड कैसा होता है। साइकोटिक माइंड कैसा रहेगा? एक तो बहुत एक्सेस या फिर बहुत लेस। इमोशंस एक्सेस, इमोशंस लेस, राइट? जो भी जेनेटिक ट्रेट्स होंगे, डिस्पोजिशंस होंगे, रिएक्शन होंगे, वो एक तो एकदम एग्जैगरेटेड, एक्सेसिवली, या फिर एकदम लेस। सो एंगर ट्राइफल्स या फिर माइल्डनेस, टिमिडिटी या फिर करेजियसनेस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो लेस दैट मीन्स शैलो साइकोसिस, एक्सेस दैट मीन्स
the excess psychosis. So the psychotic mind, basically these psychotic mentals, Vijay sir always told us in every seminar, workshop कि psychotic mentals हमारे लिए important नहीं है. Psychotic mentals हमें रेपर्टाइजेशन में लेना नहीं है, क्योंकि साइकोटिक मेंटल्स आप अगर लेते हैं तो वहाँ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हो सकता है और केस स्पॉइल हो सकती है. बट ये साइकोटिक मेंटल्स, साइकोटिक रूब्रिक्स कौन सी केसेस में लेना नहीं है, कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें हमें ये रूब्रिक्स लेना नहीं है. हर डिजीज में ये रूब्रिक्स लेना नहीं है ऐसा नहीं है. अगर ऐसा रहता था तो फिर साइकोटिक माइज्म टोटली मीनिंगलेस हो जाता था, जीरो मीनिंग वाला हो जाता था. फिर तो उसे हमारे सिलेबस से निकालना ही अच्छा रहता था. लेकिन ऐसा नहीं है. कौन से डिजीज में, कौन से पेशेंट्स में साइकोटिक माइंड लेना है, कंसिडर करना है, और कौन से इसमें नहीं. तो ये हम जैसा ही ये साइकोटिक मेंटल्स पढ़ेंगे हम वो भी उसके साथ साथ पढ़ेंगे. ओके, so to assess the mental picture of psychosis, it is worthwhile recollecting the physical aspect of psychosis. We deduced earlier that some organism that fail to stop the irritating hostile factors by physiologic depends adopt a more solid approach that of fortification or construction. तो जैसे ही सोरिक डिफेंस फेल हो जाता है, सोरिक फिजियोलॉजिकल डिफेंस फेल हो जाता है, इन्फ्लामेशन, फिजियोलॉजिक डिफेंस स्टार्ट हुआ, इन्फ्लामेशन एट द फिजिकल लेवल स्टार्ट हुआ, देन इन्फ्लामेशन बिकम फेल. उससे भी पेशेंट का जो भी डिफेंस है, जो भी मतलब बॉडी को वहाँ, बॉडी और माइंड को वहाँ जो डिफेंस करना है वो हो नहीं रहा है. फिर भी जो अपोजिंग फोर्स है वो कंटिन्यूअस है और वहाँ पे इरिटेशन बॉडी को या फिर माइंड को हो ही रहा है. तो दिस फिजियोलॉजिकल सोरिक डिफेंस विल फेल एंड इट adopts the second trait, that is the psychotic defense. So that failed to stop the irritating hostile factor by physiologic defense adopt a more solid approach that of fortification or construction. तो ये जो एडोप्टेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन. तो फोर्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स द ग्रोइंग ऑफ सेल्स, accumulation in the form of, in the types of tumor, cyst, overgrowth, etc. So let us for the time being assume the state of cell or a thought process in a cell as if it were a human being. तो ये बॉडी लेवल पे हुआ कि एक्सेस ग्रोथ वहाँ होगी, एक्यूमुलेशन होगा, सिस्ट फॉर्म होंगे, ट्यूमर्स फॉर्म होंगे, है ना, वार्ड्स लाइक दिस. लेकिन माइंड लेवल पे किस तरह से इमोशन चेंज होते हैं और सोरिक sensitivity gets converted into the psychotic mind, psychotic mental, psychotic emotions. Yes. The primary response or the physiological defensive response of the cell is expressed as sensitivity, irritability, pain, inflammation at the physical pain and sensitivity, irritability, anxiety, anger, insecurity at mental level. Yes, this is soric mind जो हमने कल देखा है कि किस तरह से सोरिक माइंड होता है, किस तरह से बॉडी सोरिकली सिम्टम प्रेजेंट करती है, जैसे कि सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी लाइक दिस एंड द इन्फ्लामेशन. ऑन द मेंटल प्लेन इट इज एंजाइटी, एंगर, टिमिडिटी, yes, irritability, insecurity, etc. As the hostile stimulus continues, the cell could start feeling insecure and a sense of frailness could set in. Now there is an impending fear of being finished or destroyed. Yes.
तो अगर इरिटेटिंग स्टिम्युलाई कंटिन्यूअस है, फिजिकल लेवल पे हो या फिर मेंटल लेवल पे, तो जो वहां पे माइंड ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस एडॉप्ट करेगा, अपने में ऑटोमेटिक वो चेंजेस लाएगा। एंड ये चेंजेस क्यों आ रहे? बिकॉज ऑफ देयर इज इनसिक्योरिटी। द सेल और द बॉडी और द माइंड बिकम इनसिक्योर एंड सेंस ऑफ फ्रेलनेस। अगर ये एडोप्टेशन किया नहीं उन्होंने, ये चेंज खुद में लाया नहीं, तो हो सकता है उस सेल का, उस पार्ट का डिस्ट्रक्शन और एंड ये निश्चित है। अगर ये नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, दैट सेल में डाई। इसीलिए ये चेंज उनको लाना है, क्योंकि उन्हें, अगर उन्होंने खुद का डिफेंस नहीं किया, खुद का बचाव नहीं किया, तो वो सेल का मतलब वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर बहुत बड़ा उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये चेंज ऑटोमेटिकली उसमें आता है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहां स्टार्ट हो जाती है। जैसे सोरिक डिफेंस फेल हो जाता है, इन्फ्लामेशन फेल हो जाता है, तो पार्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द कंस्ट्रक्टिव चेंजेस और द फोर्टिफिकेशन। Yes, so now there is an impending fear of being finished or destroyed. An impending fear of death accompanies this fragile cell weakened by the sustained hostility, unable to overcome the enemy in man-to-man combat, tries to adopt guerrilla tactics. Yes. So guerrilla tactics क्या होते हैं? आपने देखा होगा, ये ट्रैटिक्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को और अपना खुद का भी ज्यादा नुकसान न होते हुए सामने वाले से कैसा बचाव किया जाए। तो ये भूल भुलैया टाइप ये खेल होता है। जैसे कि आ, हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े सम्राट होके गए, दैट इज शिवाजी महाराज। तो इनके जो ये ट्रैटिक्स होते थे, गुरिल्ला ट्रैटिक्स, उसे कौन बोलेगा क्या कहते थे? यस, गनिमी कावा। हाँ, महाराष्ट्र के लोग गनिमी कावा। दिस इज टोटली साइकोटिक माइंड। इसके पीछे पूरी साइकोटिक आइडिया होती थी कि सामने वाले को किस तरह से हराया जाए, किस तरह से जो आइडियाज निकालते थे वो किस तरह से विदाउट एनी मतलब सैनिक का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सैनिक के सोल्जर्स की भी जान नहीं जानी चाहिए, पैसों का भी नुकसान नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी लॉस में नहीं जानी चाहिए, और ये करते हुए सामने वाले की हार भी होनी चाहिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, और अपन विन भी होना चाहिए, मतलब जितने को भी होना। इस तरह से वो आइडियाज लगाते थे और दुश्मन पे अटैक करते थे। इसी तरह से महाराणा प्रताप जी ने भी हल्दी घाटी में जब उनका युद्ध अकबर से हुआ था, तब भी उन्होंने ये ट्रैटिक्स वहां यूज किए थे। उन्होंने उस अपोजिट मतलब अकबर को जब घेरा सब तरफ से, तो उनके लोग ऐसी जगह छुपे थे कि बराबर वहां से अटैक करते थे और उनको सामने नहीं बढ़ने देते थे, आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये दीज आर द ग्यूरेला ट्रैटिक्स, और ये टोटली साइकोटिक माइंड होता है। और ये ट्रैटिक्स उनके माइंड में आएंगे जो जिनका माइंड साइकोटिक होता है, साइकोटिक आइडियाज होते हैं उनके माइंड में। तो इसी तरह से साइकोटिक माइंड डेवलप होते जाता है। अलग अलग आइडियाज, खुद का बचाव करना, जहां खुद के लिए लोग सोचते हैं वो साइकोटिक माइंड होता है। जो दूसरों के लिए सोचते हैं दैट इज सिपिलिटिक माइंड, क्योंकि खुद को कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप दूसरों के लिए सोच रहे तो इट इज सिपिलिटिक माइंड। तो साइकोटिक माइंड धीरे धीरे सिपिलिटिक माइंड में कन्वर्ट होगा, तो वो दूसरों के लिए सोचेगा, खुद के लिए कम सोचेगा। सो गुरिल्ला टैक्टिक्स यहाँ पे सर ने
बहुत अच्छा एग्जाम्पल साइकोटिक माइंड का दिया है। देन those whose genes have cowardized trait try to adopt the constructive defense। जो पर्सन्स का कवार्डाइज माइंड होता है, मतलब डरपोक, मोस्टली वहां पे कंस्ट्रक्टिव डिफेंस एट द बॉडी लेवल, फिजिकल लेवल पे कंस्ट्रक्टिव डिफेंस होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिजीजेस ज्यादा होंगे जिनके मेंटल लेवल पे टिमिडिटी, कवार्डाइज, है ना। देन अगर माइंड लेवल पे, जीन्स के माइंड लेवल पे अगर साइकोसिस है तो वही एक्सप्रेशंस फिजिकल लेवल पे दिखेंगे, तो फिजिकल लेवल पे साइकोटिक डिजीजेस मोस्टली होंगे, जैसे कि ट्यूमर, सिस्ट। तो अभी देखो बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे जिनको वार्ड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, है ना। देन छोटे छोटे जैसे मोल्स आ जाते हैं बहुत सारे, देन ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होता है कि उनका माइंड सोरा से साइकोसिस में इतने जल्दी कैसे होता है। देखो हमने सोरा में देखा था ये, तो ये कैसे चेंजेस आते हैं और इतने फास्ट ये चेंजेस उनमें कैसे आते हैं, क्यों मोस्टली बच्चों में वॉट्स, वायरल वॉट्स, कॉन्स, ओबेसिटी, डलनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये अर्ली, जैसे कि चाइल्डहुड खत्म भी नहीं होता है, मतलब चाइल्डहुड स्टार्ट होता है तो ये चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और अभी जो सबसे मेन मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो हम और हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, दैट इज द ओबेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन्स। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, कौन बोलेगा। ये इतने चेंजेस, इतने फास्ट चेंजेस, बच्चे सोरा में ज्यादा दिन तक रहने चाहिए, नियर अबाउट 18 to 20 ईयर्स तक वो सोरा में रहने चाहिए, लेकिन सोरिक स्टेज बहुत फास्ट चली जा रही है और साइकोटिक स्टेज आके बहुत लंबा चल रही है। because यस बोलिए। lifestyle Pardon? lifestyle change in lifestyle चेंजिंग लाइफस्टाइल से बच्चों पे क्या Parent इफेक्ट हो रहा है, expectation. मायाजम कैसे चेंज हो रहा है, मेंटल लेवल पे बताओ पहले कैसे चेंज हो रहा है, देन फिजिकल लेवल पे उसके ऑटोमेटिकली इफेक्ट फिजिकल लेवल पे आएंगे। वो हाइड कर रहे हैं, हाइड माइंड में हाइड कर रहे हैं। Parent expectation. यस डॉक्टर प्रशांत। Sir, due to overprotectiveness of parents and insecurity उनमें डेवलप हो रही है बच्चों में fear and थोड़ा साउंड आपका। Parent expectation, sir. Parent expectation. जो भी कैंडिडेट बात करेगा ना, जो भी डेलीगेट बात करेगा तो अपना हैंड राइज कीजिए, मतलब समझ में आता है कौन बात कर रहा है। सर ओवर प्रोटेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट्स उसकी वजह से भी हो सकता है सर। ओवर प्रोटेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट्स, ये इससे क्या होगा, बच्चों को यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, उनमें फियर डेवलप होगा बच्चों में। लेकिन उससे ओबेसिटी कैसी बढ़ेगी। फियर इनसिक्योरिटी होगा तो डिपोजिशन होगा ना सर। फियर इनसिक्योरिटी होगा तो डिपोजिशन बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, राइट। लेकिन आप बच्चों को, जैसे कि अपन समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 बच्चे हमने लिए, राइट, और 100 बच्चों को हम डेली बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, है ना, बाहर जाना गलत है, ये करना गलत है, इससे ये होगा, उससे होगा। तो क्या 100 के 100 बच्चे डर जाएंगे?
नहीं, उनका माइजम कौन सा एक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा सर। यस, इसका मतलब कि ये सब क्यों हो रहा है? जो उनमें इनहेरिटेड जीन्स है, जो पेरेंट्स से आए हैं, है ना? तो पेरेंट से अगर मदर से सो रहा है, फादर से साइकोटिक आया, तो कौन सा डोमिनेंट है? यस सर। एक, ये दिस इज द फर्स्ट रीजन, है ना? यस। वो जीन्स उसमें फास्ट स्टिमुलेट होंगे और वो डिजीजेस वहां पे, मतलब वो डिजीज से वो बच्चा सफर होगा, राइट? दूसरा पोजीशन कि ये नहीं हो रहा है, हम बच्चों को बोल ही नहीं रहे कि भाई बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो न मत करो, फिर भी वहां ओबेसिटी हो रही है। क्योंकि अभी लाइफस्टाइल से देखो, जो आप लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल अभी कैसी हो गई? अच्छी लाइफस्टाइल हो गई ना, अवेयरनेस बढ़ गया, हाइजीन मेंटेन हो रहा है हर घर में, है ना? यस। तो डर तो कम होते ही जा रहा है ना, और एजुकेशन बढ़ गया, इसीलिए लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गया, हर बात का नॉलेज मिल रहा है, हर बात का नॉलेज पेरेंट्स ले रहे हैं थ्रू पेरेंटिंग। तो ये इस एजुकेशन से तो वो काफी चेंजेस आ रहे हैं, काफी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों में ओबेसिटी क्यों बढ़ रही? और अभी का सर्वे यह है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के ही बच्चे ओबेज हो रहे हैं। ये क्यों? तो इसका एक मेन रीजन है एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड द मास वैक्सीनेशंस, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी चली जाती है, सोरिक डिफेंस फेल हो जाता है, और वो बच्चा जो पहले इतना एक्टिव था, इतना सेंसिटिव था, धीरे धीरे वो डल होना शुरू हो जाता है, और जैसी उसकी सेंसिटिविटी जाती है, डलनेस उसमें आ जाता है, तो वहाँ एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो बच्चा सेंसिटिविटी जाने के बाद वो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो बच्चा डल होते जाता है, लेजीनेस उसमें आता है, लेजीनेस आने के बाद घंटों घंटों तक मोबाइल लेके बैठना, टीवी देखना, और उसमें ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक मेन रीजन है जो ओबेसिटी अभी बच्चों में बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशंस। तो इतना सारा आप वैक्सीनेशन की लिस्ट देखेंगे तो कितने सारे 25-30 वैक्सीनेशंस किए जाते हैं विद इन 5 years, राइट? यस सर। तो ये भी एक मेन सर इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन करवाती है सर, कितना भी बोलो। पोलियो इरेडिकेट हो गया, फिर भी पोलियो का भी हर साल देते हैं। वो एक मेंटालिटी हो गया है ना, कि हमने नहीं किया, कुछ हो गया तो, राइट, है ना? यस सर। और जो सोसाइटी, आजू बाजू के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो इतने लोग कर रहे हैं, तो फिर उनको तो कुछ नहीं हुआ, है ना? यस सर। और ये डॉक्टर भी खुद अपने बच्चों का करवाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो वो तो बल्कि बहुत एक्स्ट्रा केयर के साथ करवाते हैं ना, कि एक भी नहीं छूटने को ना। सर एक सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है, वो देने के बाद पता चला है कि औरतों में सर्वाइकल कैंसर के केसेस बढ़ गए, तो उसको बंद करवा दिया गया। बराबर है। तो हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, जीन स्टिमुलेट हो रहे हैं, जैसे कि साइकोटिक जीन्स आए हुए हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, तो जैसी वैक्सीनेशन होता वो जीन्स गेट्स एक्टिवेटेड, एंड आफ्टरवर्ड द चाइल्ड बिकम्स, slowly the child becomes dull
एंड जैसी डलनेस आना शुरू हो जाता है देन इसकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज लेस हो जाती है और ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे इनसिक्योरिटी, डर कैसे आया? यस, सर माइजम चेंज हो जाएगा तो माइजम ने अपना गियर चेंज कर दिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम क्या सोरा बोलते हैं, जैसे मेंटल लेवल पे सोरिक फीचर्स आएंगे, साइकोटिक फीचर्स आएंगे, साइकोटिक स्टार्ट होगा, वैसे ही उसके एक्सप्रेशंस बॉडी में दिखना, उसके चेंजेस बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यस सर। है ना। तो अभी अभी देखो, मैंने जो रीजन बताया कि ड्यू टू वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, उसकी वजह से भी वो जीन्स स्टिमुलेट होते हैं और ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे माइंड लेवल तो आ ही नहीं, आपने कहाँ देखा माइंड लेवल है? डायरेक्ट फिजिकल जीन्स लेवल म्यूटेड होता है सर, हम्म, जीन्स म्यूटेड हो गया तो वो आ गया ना माइंड उसमें, फिर कैसे आया? जेनेटिक म्यूटेशन। एक्सप्लेन करो कि डायरेक्ट फिजिकल लेवल पे आया ना, जैसे वैक्सीनेशन से वो जीन स्टिमुलेट होगा, उस जीन स्टिमुलेट होने के बाद वहाँ पे ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन माइंड लेवल पे इनसिक्योरिटी आना जरूरी है ना, यस सर। तो फिजिकल लेवल पे एक्यूमुलेशन होगा, ग्रोथ होगी, सिस्ट होंगे, ट्यूमर्स होंगे। तो माइंड लेवल पे कहाँ इनसिक्योरिटी आई? बताइए बताइए जरा, सोचो, माइंड को जरा तकलीफ दो, तकलीफ। अभी 36 लोग हैं, कोई तो बताओ कि यहाँ इनसिक्योरिटी आई नहीं फिर भी ओबेसिटी कैसे बढ़ना शुरू हुई? सर बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसके वजह से एक्स्ट्रा डिफेंस अपन ले रहे बाहर से इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशंस। हम लोग क्या कहते हैं, वी ऑलवेज से दैट माइंड ऑलवेज फॉलो द, सॉरी, बॉडी ऑलवेज फॉलो द माइंड। यस सर। जब तक माइंड में नहीं आएगा तो बॉडी में कैसे दिखेगा? फियर ऑफ इंजुरी आया ना सर। हैंड राइज करो, हैंड राइज, या फिर वीडियो ऑन करो। यस शीतल, डॉक्टर शीतल बोलिए। पेरेंट से ही आ सकता है सोरिक डिफेंस या साइकोटिक डिफेंस डोमिनेंट? मेरा क्वेश्चन क्या था कि माइंड लेवल पे कैसे है? यस, फिजिकल लेवल पे हो रहा, दिख रहा है, हम देख रहे हैं, है ना, कि वैक्सीनेशन दिया, उसके बाद बच्चे में धीरे धीरे डलनेस आना शुरू हो गया, है ना, उसकी सेंसिटिविटी चली गई, डलनेस आया, और जैसे ही डलनेस आया ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो गई, उसका परसेंटेज घसरना शुरू हो गया स्कूल में। तो ये माइंड लेवल पे इनसिक्योरिटी कैसे आई? फियर कहां से आई? exam performance, हाँ, exam and performance, exam performance, insecurity about exam and performance, इनसिक्योरिटी full अबाउट exam and performance. एग्जाम एंड परफॉर्मेंस। नो, नहीं समझ में आ रहा है ना? यस और नो? तो ये जो इनसिक्योरिटी, फियर, फ्राइट का ओरिजिन है, ये है उसके पेरेंट्स से।
अब सिंपल बात है कि इतना वैक्सीनेशन पेरेंट्स ने क्यों करवाया, और अगर ज़्यादा वैक्सीनेशन भी नहीं किया होगा, 1-2 वैक्सीनेशन भी किया होगा, तो वो वैक्सीनेशंस क्यों किया? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। तो अगर पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी है तो वो इनसिक्योरिटी बच्चे में कैरी होगी कि नहीं, थ्रू द जीन्स? यस। तो वो जीन्स तो बच्चे में आए हुए हैं, राइट? अब यहां पे खाली पॉजिटिव और एक्साइटिंग फैक्टर है वैक्सीनेशन, जिससे ओनली उसका सोरा ये सप्रेस हो गया, और साइकोसिस जो स्ट्रांग था पेरेंट्स से आया हुआ, वो पट से फ्लरिश हुआ और वहां पे ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो गई। मतलब माइंड लेवल पे ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन वो एक्टिव नहीं था। जैसे ही वैक्सीनेशन आया, एक्साइटिंग कॉज आया, वैसे ही वो स्टिमुलेट हुआ और साइकोसिस स्टार्ट हो गया। हाँ सर, यही बोलना था सर। हाँ, लेकिन बोला नहीं आपने। करो बोल हैं? ओके, सो क्लियर हुआ ना? यस सर। सबको Yes. नहीं हुआ शायद, है ना? हजम नहीं हुआ क्या? सब लोग साइकोसिस में चले गए। हेलो, यस सर। सब लोग साइकोसिस में चले गए। बहुत थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग। समझा कि नहीं समझा ये बताओ पहले, नहीं तो और एग्जांपल देता। समझा ना? ओके। तो साइकोसिस है ही ऐसा। अभी ये साइकोटिक चैप्टर और आपको डल बना देगा, देखना आगे, क्योंकि वो साइकोसिस है। जैसा माइंड में होगा वैसा बॉडी में आएगा, है ना? हम अब मेंटल लेवल पे साइकोटिक पढ़ रहे हैं, तो वो आना ही है हमारे में, राइट? यस। Yes. So, an impending fear of death accompanies this fragile cell weakened by sustained hostility, unable to overcome the enemy in man-to-man combat, tries to adopt guerrilla tactics. Those whose genes have cowardice trait try to adopt the constructive defense. तो जिनके जीन्स में कवार्डाइजनेस है, वहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव डिफेंस स्टार्ट होगा। द सेल वुड लाइक टू डिसीव द इन्वेडर, इट ट्राइज टू कवर अप इट्स वीकनेस बाय फोर्टिफिकेशन। अगर आपको सही में साइकोसिस समझना है ना, तो डिस्कवरी चैनल देखा करो। डिस्कवरी चैनल में आपको हर मायाजम इतना अच्छी तरह से दिखाई देगा उन एनिमल्स में जो वो दिखाते हैं। सी एनिमल्स दिखाते हैं, यू नो, वाइल्ड एनिमल्स दिखाते हैं। उसमें इतना अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कुछ बातें। वो अपने लैंग्वेज में, मायाजम के लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो इजीली हम वहां पे ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। ये तो साइकोसिस है, ये तो सोरा है, ये तो सिपिलिटिक है, लाइक दिस। तो बहुत सारे आइडियाज वहां से आपको जनरेट होंगे, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे about the miasms. So it tries to cover up its weakness by fortification. Yes. तो ये जो कवर्डाइजनेस है, टिमिडिटी है, सिक्रेटिवनेस है, ये कवर अप करने के लिए, ये वीकनेस उनका, ये जो ड्रॉबैक है वो छुपाने के लिए वहां पे फोर्टिफिकेशन आएगा, कंस्ट्रक्टिवनेस आएगा. सो इट बिल्ड्स अ वॉल behind which it can hide. The wall needs accumulation, yes, of certain things or multiplication of certain things. तो आप देखो, ये जनरल लाइफ में ये अप्लाई करो ये एग्जांपल. अगर कोई पर्सन बहुत डरपोक है तो वो क्या करते हैं, अपने घर की दीवारें खुद को सेव करने के लिए दीवारें बड़ी बड़ी बनाएंगे, जाड़ी दीवारें बनाएंगे, है ना, लोहा ज्यादा यूज करेंगे, विंडो डोर्स को डबल डोर, एक ग्रिल का डोर, एक
जो ओरिजिनल लकड़े का होता है वो लाइक दिस। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स वहां वो बनाएगा। ये क्यों? कि उसकी टिमिडिटी छुपाने के लिए, वो डरपोक है ये छुपाने के लिए। So the wall needs accumulation of certain things or multiplication of certain things. Once this wall is ready outside the cell, a false facade has been created. Yes, जैसे चाइना ने इतनी बड़ी वॉल बना दी, जो इतनी बड़ी वॉल है कि वो वंडर्स में आती है। तो इतनी बड़ी वॉल क्यों बनाई? तो खुद की टिमिडिटी छुपाने के लिए, खुद को सेफ्टी बनाने के लिए। तो इतनी बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट की, दिस इज साइकोसिस। और वही जो उनके माइंड में था, उनका माइंड, उनके जीन्स पूरे प्योर साइकोटिक थे, कवार्डाइज जीन्स थे, इसीलिए उन्होंने वॉल कंस्ट्रक्ट की। और वही जो माइंड लेवल पे था वही फिजिकल लेवल पे दिखेगा आपको। तो आप देखो उनको, उनके हाइट देखो, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, उनका फेस देखो, राउंड फेस, शॉर्ट हाइट, है ना। सो दिस इज द साइकोसिस। जो माइंड लेवल पे है वही फिजिकल लेवल पे दिखेगा। the enemy needs to penetrate this false facade wall if it has to attack the interior of the cell. In order to put off the invader, the cell's mind uses all the duels and the tricks. Yes, it may put up a show to make itself opish, to hide and project what it is not. This false projection of exterior not reflecting the interior is a part of the shrewd, sly, maneuvering tactics for self-defense. Painlessness of complaints which are otherwise painful is classical example of such tactics. Yes, the whole mentality is based on selfish motives and gratification of urges. All this it does shamelessly. तो shamelessness, selfishness, slyness, shrewdness, maneuvering, deceitfulness, foppishness, facade, falseness, hide desire, secretiveness, resortness, these are all the psychotic characteristics of mind. Thus, cowardice, fragile, fears, hiding, cover up, projection, facade, thick-skinned. Yes, thick-skinned. Thick-skin means मतलब, थिक स्किन का मतलब क्या है? यस, एनीवन, कोई भी बताओ। थिक स्किन। यस, डॉक्टर माधुरी। Very stubborn. स्टबर्न, वेरी नाइस। और स्टबर्न, हॉटी, फुलिश, है ना, कितना भी कुछ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी इगोइस्टिक, hoarding accumulations of money, property, treasures, showmanship, cunningness, slyness, shrewdness, maneuvering, political shamelessness, selfishness, self-centeredness, etc. are some of the rubrics which can describe the psychosis mentality. Yes. So these are all psychotic disposition, mental disposition, but psychotic. First phase of psychosis, that is psychosis excess. This phase of psychosis gives rise to overgrowing, over-functioning. देखो, psychosis excess को सर ने explain किया. It is overgrowing, over-functioning. It causes over-expression, over-projection. Expression भी देना है तो over-expression, projections भी है तो over-projections. These, when applied to expression, will, intellect, emotions, morals, etc., will give us the psychotic excess traits.
So what is over expressions? This quality makes a person loquacious, vivacious. This is over expressions. छोटी सी बात है ना, हम बोलते हैं ना, हम बहुत बार कैजुअली बोल के जाते हैं कि वो इतनी सी बात का इतना बड़ा करके बोलता है. दिस इज ओवर एक्सप्रेशन, साइकोसिस एक्सेस. So again, over expression, the best example is expansive, communicative. These people who are extroverted go on talking and talking. They answer any question never in one word, nor in one sentence. छोटी सी बात होती है लेकिन इतनी घुमा फिरा के बताएंगे. दिस इज द communicative, expansive. They are good patient for homeopathic history, but these patients are more dangerous to us, क्योंकि ये मेन पॉइंट पे आने ही नहीं देते, बराबर घुमाते रहते इधर उधर इधर उधर. आप उनको मेन क्वेश्चन पूछो, वो इतना सारा लंबा चौड़ा उसका बैकग्राउंड बता देंगे लेकिन मेन पॉइंट नहीं बताएंगे. दिस इज, और जो ज्यादा हिस्ट्री देते हैं वो इतने उसमें इतनी बकवास चीजें भरी हुई होती है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में इतना सब कुछ सुनने के बाद वही समझ में नहीं आता कि अब इस केस में से क्या ले जाए, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं. क्योंकि ओवर एक्सप्रेसिवनेस की वजह से छोटी सी बात को भी वो इतना एग्जैगरेटेड फॉर्म में बता देते हैं कि वो रियल है कि नहीं ये भी समझना मुश्किल हो जाता है. दिस इज साइकोटिक पेशेंट, और यही साइकोटिक हिस्ट्री हमें मिसगाइड कर देती है इन द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन. सही आंसर देते ही नहीं, बहुत परेशान करते हैं. यस, इसीलिए जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं इनकी हिस्ट्री हमेशा ऑलवेज कंफर्म करनी चाहिए रिलेटिव से. ये ऐसा हुआ था क्या, ये ऐसा हुआ था क्या, फिर इन्होंने क्या किया. पेशेंट ने अगर वहां पे अपनी रिएक्शन दे दिया तो वो रिएक्शन आप कंफर्म करो रिलेटिव से. अगर रिलेटिव्स पेशेंट के साथ नहीं तो फोन लगा के बात करो, बोलो पेशेंट को कि आपके वाइफ से बात करना है, मदर से बात करना है, फादर से बात करना है. लेकिन जब तक उसने दी हुई हिस्ट्री कंफर्म नहीं होती तब तक उस हिस्ट्री पे रुब्रिक्स नहीं लेना. जब तक रिलेटिव से बात नहीं होंगी वो हिस्ट्री कंफर्म होंगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओवर एक्सप्रेसिवनेस और एक्सेस साइकोसिस वाले पेशेंट ऑलवेज मिसगाइड करते हैं. इसीलिए इन पेशेंट में बहुत ही केयरफुल होना बहुत जरूरी है. सो दे आर गुड पेशेंट फॉर होम्योपैथिक हिस्ट्री. ये होम्योपैथिक हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे है. आप 2 घंटा 3 घंटा 2 पेजेस 5 पेजेस 10 पेजेस 20 पेजेस हिस्ट्री ले सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइबिंग के लिए ये मोर डेंजरस है. When asked what is wrong with you or what is your chief complaint, they will start their narrations right from their childhood. A man who just wanted to give a news that his wife has started his narration right from the time he came home from work in the evening, after which he took his wife for a long walk where they both ate some delicious ice cream, and how they took a detour from the market to the park and around the park to his place of residence, and then see how his wife complained about spasmodic pain in the abdomen, and then how she was taken to the hospital and she aborted. Only abortion हुआ इतना बताने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, किस किस से मिले, ये सब हिस्ट्री इस ओवर एक्सप्रेसिव पेशेंट में आ जाती है. वो इजीली ये सब हिस्ट्री आपके सामने बिना कुछ बताए खुद होके बता देंगे. सो इन कॉन्ट्रास्ट a psychotic under expressive would have just finished the whole thing as, doctor, bad news, my wife aborted. 1 सेंटेंस वाली हिस्ट्री जो शालो साइकोसिस वाले पेशेंट है वो इतने शॉर्टली सब कुछ
मीनिंगफुल बता देते हैं और वही एक्सेस साइकोसिस वाले आपको घुमाते बैठेंगे. Yes. So some loquacious people, whilst narrating one topic, may lose their thread and go to the another topic. Some of the patients who try to impress upon the importance of their complaint end up exaggerating it. कुछ पेशेंट अपना अटेंशन सीख करने के लिए उनके सिम्टम इतना एग्जैगरेटेड करके बोलते हैं. आप देखो, आप लोगों ने भी मार्क किया होगा आप लोगों के ओपीडीज में कि पेशेंट ओपीडी में आता है, वेटिंग रूम में आराम से बैठा रहता है, बाजू बाजू वाले पेशेंट से भी बात करेगा, रिलैक्स बैठेगा, और जैसे ही उसका नंबर आता है और कैबिन में आने का टाइम हो जाता है, जैसे ही कैबिन का दरवाजा खुलता है तो उसके पेन बढ़ जाते हैं. अरे बाप रे, दिस इज एग्जैगरेशन, दिस इज साइकोसिस एक्सेस. ये मार्क किया कि नहीं? सर यस. किसने ये मार्क किया पेशेंट में? जैसे पेशेंट कैबिन में आता है वो सिम्टम्स एग्जैगरेशन करना शुरू कर देता है. रूमेटिज्म वाले ऑलवेज करते हैं सर. यस. जॉइंट पेन की जो पेशेंट रहते हैं वो वैसे ही करते हैं, कुछ भी आराम नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है. हाँ, लेकिन बाहर बहुत कंफर्टेबली बैठे रहते हैं, है ना, आराम से चलते फिरते, और जैसे क्लिनिक में आएंगे तो लंगड़ते हुए आना, है ना, कमर पे हाथ दे के ऐसा धीरे से आना, सूस हा करते आना. राइट. में दिख पड़ता है तो पता ही चलता है नाटक कर रहा है. Yes. So this is psychosis excess. अब इस पेशेंट के लिए क्या रूब्रिक लेंगे आप? फेनिंग सर. Yes. फेनिंग सिकनेस. No feigning sickness. No. Yes. Someone else. कोई भी बताओ. Attention wants of. Attention seeking, attention wants of. बट ये भी नहीं है. ये भी नहीं है. एक बहुत अच्छा रूब्रिक है उसके लिए. बोलो. ये सब क्या है? वो क्या शो अप कर रहा है? दिस ऑल थिंग्स आर फसाड, है ना. सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर पूरा मतलब डॉक्टर्स का ध्यान खींचने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, या फिर सिंपैथी चाहता है उसके लिए. कोई पेशेंट होंगे जैसे आर्सेनिक मेडिसिन के जैसे पेशेंट होते हैं कि मैं कितना बताऊं, मेरा मतलब मेरे तरफ डॉक्टर का ध्यान इजीली जाना चाहिए, इजीली डॉक्टर के समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए सिम्टम्स को एग्जैगरेट करेंगे, और इसे कहते हैं एफेक्टेशन. बराबर है. बोलो, समझ में आया? यस सर. सो एफेक्टेशन का मतलब क्या है? नखड़ा नौटंकी. And attempt to assume or exhibit what is not natural or real. False pretense.
affectation tends to be defined as an attempt or a striving in a reflections of the fact that unlike hypocrisy. So affectation, second rubric is hypocrisy. The pretense inherent in affectation is apparent to the onlooker. So hypochondriasis also. So these three rubrics are मेन रूब्रिक, और ये बहुत से पेशेंट में होता है, बहुत से पेशेंट्स ऐसा करते हैं, बाहर जाएंगे तो बराबर सीधा जाएंगे, लेकिन जब कैबिन में आते हैं तो लंगड़ते हुए आते हैं, हु करते हुए आएंगे, और जब कैबिन से जाएंगे ना तो आराम से जाएंगे. दिस इज हाइपोक्रेसी. यस, फॉल्स प्रेजेंटेशन, affectation, hypocrisy and दूसरा क्या बोला मैंने? hypochondriasis. Yes. Anxiety, hypochondriasis also. सर तीनों में डिफरेंस क्या होता होगा? सब फॉल्स प्रिटेंस होता है. तो तीनों में चाहे जो रूब्रिक पकड़ लें, क्योंकि ड्रग तो अलग अलग है ना. हाइपोक्रोंडियासिस वो बहुत इतना सारा सा है तो इतना दिखाना. जी सर. तो रूब्रिक तो सर अलग अलग लेते होंगे ना, कि एक ही है, क्योंकि ड्रग तो अलग अलग है इसमें. बहुत अच्छा रूब्रिक है. Affectation जो ऐसा करता है, मतलब उसे तकलीफ नहीं है लेकिन लंगड़ते हुए आना, दिस इज एफेक्टेशन. और कोई पेशेंट है कि इतने से बात को इतना बड़ा करके बताना, जैसे कि भाई सिंपल पेन है, कल मतलब जैसे मॉर्निंग से पेन हो रहा है, लेकिन वो पेन को इतना एग्जैगरेट करके बताएगा. दिस इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस. बढ़ा के बताएगा. यस. So this is over expressions, exaggerations, etc. So people who talk vivaciously, who talk vivaciously with florid language, who are very eloquent. Yes, eloquentness. What is eloquent? इलोक्वेंट मतलब जिनका स्पीच इतना प्रभावशाली होता है, वो 2 वर्ड बोलेंगे लेकिन इतना प्रभावशाली बोलेंगे कि सभी लोगों के माइंड पे उसका प्रभाव हो जाएगा और वो उस फोर्स में आ जाएंगे, उस इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे. दिस इज इलोक्वेंटनेस. तो ऐसे इलोक्वेंट स्पीकर कितने थे? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी. मोदी जी को कहाँ छोड़ रहे हैं सर? सुषमा स्वराज, गडकरी. हाँ सर. दिस इज इलोक्वेंटनेस. एंड इलोक्वेंटनेस इट इज एक्सेस साइकोसिस, है ना. 36 इंच की छाती जनरली सभी की होती है, लेकिन वो जब बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो और 36 की हो जाती है. तो ये जो इलोक्वेंटनेस है, दिस इज एक्सेस साइकोसिस. प्रभावशाली, वक्तृत्वपूर्ण. सो हु आर फ्लैटरर्स और हु टॉक अबाउट मनी, मेकिंग मनी, और अबाउट लग्जरीज एंड अम्यूजमेंट rather than daily needs and necessities tend to have psychotic trait. So this is the one simple example of psychosis excess. तो ऐसे माइंड के जितने भी, जैसे कि विल है, इंटेलेक्ट है, इमोशंस है, तो हर इसमें आपको साइकोसिस एक्सेस किस तरह से देखेगा. विल साइकोसिस एक्सेस में कैसे होगा, इंटेलेक्ट साइकोसिस एक्सेस में कैसे होगा, तो ये हर चीज हम साइकोसिस में देखेंगे. देन उसके बाद शालो साइकोसिस आएगा, लेस साइकोसिस. यस. तो अभी तक यहाँ साइकोटिक मेंटल्स में आप लोगों को क्या क्या समझा?
कुछ क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो हम अभी क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो साइकोटिक माइंड सभी के समझ में आया। साइकोटिक माइंड कैसा, स्लाय होता है, कनिंग होता है, कवार्डिज होता है ना, कवर अप होता है, फसाड होता है, एग्जागरेटेड होता है, एपेक्टेशंस होते हैं, श्रूडनेस होता है, मैन्योरिंग होता है, स्लाय, करप्ट होता है। यस, तो बहुत सारे रूब्रिक्स साइकोसिस में आते हैं, बहुत सारे, लॉट ऑफ रूब्रिक्स कम्स अंडर द साइकोसिस। तो इतने सारे रूब्रिक्स हम छोड़ तो नहीं सकते, है ना, इतने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स साइकोसिस में हैं, लेकिन ये कब लेना है, कब यूज करना है, हम यही सब सीखने वाले हैं। यस, सो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, यस, कल हम विल देखेंगे। तो सर, यस, सर अभी आपने कहा ना साइकोटिक पेशेंट है तो उसका केस टेकिंग बहुत अच्छे से लेना है, तो अक्सर हम लोगों से धोखा ही हो जाता है इसमें जो है। अभी 2 दिन पहले हमने केस लिया जो है, महिला कुछ बोल ही नहीं रही थी, घर का मैटर बताना था, तो बाद में कुछ क्लू मिला, लेकिन अपने से जो फीलिंग है ना वो बताई नहीं। कभी कभी ऐसी आती, कहती नहीं, 1-1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बताते ही नहीं वो लोग। तो इन सब केस में तो बहुत ज्यादा बोरिंग भी होता है, समय भी जाता है, कितना भी समझाइए कि आपके लिए पूछ रहे हैं, मेरा कोई काम का नहीं है, और ऐसा हम आपकी बात को कहीं ओपन भी नहीं करना है, सक्सेस करना है, लेकिन बताते नहीं केस। कभी कभी कुछ खास लोग होते हैं जिनका इलाज करना जरूरी है, लेकिन वो पेशेंट ऐसा होता है कि वो बोलता ही नहीं है। तो ये केस टेकिंग के टाइम पे एक टैटिक यूज करना हमेशा, जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं ना, उनमें एक टैटिक यूज करना, वो ये कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अच्छा, तो सर कैसे, हमको तो भला करना है ना, दे नहीं रहा कैसे भला करेंगे, इसमें तो हम ही लोग फंस जाते हैं ना। जो दे नहीं रहा वो बहुत कुछ दे के जा रहा है आपको। अगर वो कुछ भी नहीं बता रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये चीज ये छुपा रहा है, तो सिक्रेटिव रूब्रिक लो, टॉकिंग डिस्पोजिटिव रूब्रिक लो, रिजॉर्व रूब्रिक लो। रिजर्व बहुत सारे रूब्रिक्स उसमें होते हैं, हाइट डिजायर टू लो। तो लेकिन दे रहा है जी जी जी, उसका भी भला, जो ना दे रहा है उसका भी भला। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो भी हमें सब कुछ मिल जाता है। सर ऐसे केसेस में हम हैमर थ्योरी का यूज करके उसको प्रूव कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम के लिए बार बार। Yes. उसके बाद भी नहीं बोलता है। अभी मैंने 2 दिन पहले देखा, 3 लेडीज थी जो है। यस, ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं। अगर इस तरह से आपको जैसे मैंने बताया कि अगर नहीं बता रहा है तो आप सिक्रेटिव, रिजर्व, टॉक इंडिस्पोज्ड, हाइट डिजायर, इस टाइप के रूब्रिक्स लो। अगर इंट्रोवर्टेड, अगर ये कब, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो उसका डिजीज है उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पूछो कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, ये कुछ हुआ था क्या। अगर उसके बाद में वो नहीं बोल रहा है तो आपको अलग वे से सोचना पड़ेगा कि फिर वो पर्सन बहुत हॉटी है, इगोइस्टिक है, ऑब्स्टिनेट है। बहुत सारे रूब्रिक जो बताते नहीं ना, उनमें तो बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाते हैं, और जो बताते हैं वो ऑलवेज कंफ्यूज कर देते हैं, उनमें रूब्रिक सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो बोलते नहीं है, जो रिजर्व पेशेंट होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, वो उनमें इतने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स मिलते हैं, क्योंकि वो रूब्रिक्स मतलब 100% डिपेंड होते हैं आपके ऑब्जर्वेशन पे, और जो आपके ऑब्जर्वेशन से रूब्रिक निकलेंगे वो परफेक्ट रूब्रिक होंगे। इसीलिए जो नहीं बताते हैं ना, उनकी हिस्ट्री बहुत परफेक्ट होती है। लेकिन सर दूसरा चीज खूब बताएंगे, जैसे मेरे पास पेशेंट थी ना, वो बोल रही मेरी जेठान ने इतना तांडव किया, मेरे को इतना परेशान किया, मेरे हस्बैंड उसके जो जेठ थे वो परेशान किए, इतना सताया, और प्रॉब्लम था बहू के साथ। बहू प्रेशर डाल रही है, बहू से परेशान है वो, 2 बहू है, घर में झगड़ा है,
फिर उसके लड़के को बुलाया, तब उसने बोला कि अरे 2 औरतें हैं घर में और दोनों का तांडव रहता है, दोनों नहीं सुनती है। तो मैंने बोला था आपको बोलता कौन है, कौन हर्ट करता है, क्या होता है? बोले कि मैं तो बीच में समझौता कराती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनता नहीं है। तो मैंने बोला लगता क्या है आपको? फिर वहां वो लड़के के सामने नहीं बोल रही कौन बहुत दुष्ट है कौन अच्छी है, कौन क्या मेरे को बोलता है, ये नहीं बोल रही। केवल करी मैं वो लोग आपस में पढ़ता नहीं, मैं समझाती हूँ। तो हमने बोला आपको, आप समझाती हो तो आप प्रभावित कहाँ हो गई? जब झगड़ा तो उन दोनों का है, आपको क्या हो रहा है? लेकिन वो उसके बाद कुछ नहीं बोली, लेकिन लड़के के सामने बोली कि उन दोनों को नहीं पड़ता है, मैं केवल म्यूचुअल कराती हूँ। तो सर ड्यू टू quarrel वगैरह बहुत से रुब्रिक्स इसमें से निकलते हैं, बहुत से रुब्रिक्स है ना। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल, डिसहार्मोनी इन फैमिली, है ना। देन उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत से रुब्रिक्स उसमें से आएंगे। तो सर जल्दी से पढ़ाइए हम लोगों को वही सब, क्योंकि बड़ा सामना करना पड़ रहा है। हाँ पूछना कैसा है फिर, हाँ जी एक्चुअली सर, उसको क्या लग रहा है, देखिए कैसे पूछे। देखिए सर, केस टेकिंग को आपने पढ़ा दिया कैसे है, चार्ट कैसा है, क्या है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कैसे करें? हम जो कर रहे हैं कैसे पूछना, एक बहुत टफ काम है ये, यही में हम लोग उलझ जाते हैं। और सर मोर डिफिकल्टी इन क्लोज रिलेटिव्स या घर के जो पेशेंट रहते ना, उनमें बहुत डिफिकल्टी आती है हिस्ट्री लेने के लिए, क्योंकि वो कैसे बोल नहीं सकते क्लियरली और हम क्लियरली पूछ नहीं सकते। उन्होंने एक बार नहीं बोला तो ठीक है, इसमें इसके बहुत बेस्ट, ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। ये सब समस्याओं पे एक रामबाण इलाज है। सॉल्यूशन है। वो वो ये कि सबसे पहले उनको उनकी बीमारी समझाओ क्या है, उनका डिजीज क्या है वो समझाओ, उस डिजीज के क्या क्या बाद में इफेक्ट उनके ऊपर होने वाले वो समझाओ। ये सब समझाने के बाद, मतलब आपने उनको डिजीज बता दिया, उसकी पैथोलॉजी बता दी, देन उसके आगे होने वाले इफेक्ट भी बता दिए। ये सब चीजें बताने के बाद मतलब आधा उनके समझ में आ गया। अब उनको ये बताओ कि ये बीमारी क्यों हुई, ये बीमारी इन मत, अब वहां पे थोड़े हैमर थ्योरी लगा दो कि इन बातों की वजह से जब ये बातें हमारे लाइफ में होती है ना, तो उसके रिएक्शन के अगेंस्ट ये बीमारी होती है। तो ये ऐसे बातों की वजह से ही ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा आपके लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब जाके वहां से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। फिर भी नहीं मिला तो और फिर उनको और डिटेल में लेके जाओ और समझाओ कि ये जो हुआ ये किस पर्सन से रिलेटेड है, फिर उस पर्सन के साथ ही आपका हुआ। मैं आपको 100% इतना एक्यूरेट बता रहा हूं कि ये ऐसा ही हुआ है और ये इतने दिन में, इतने दिन पहले ऐसा हुआ है, तब जाके ये बीमारी हुई। अगर इतने सारे क्लू देने के बाद पेशेंट को स्ट्राइक हो गई, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप उसको डिग करते जा रहे हैं, उसको वो स्टिम्युलेशन दे रहे हैं कि आपको ये बताना ही, अगर ये नहीं बताएंगे तो आपकी बीमारी नहीं बैठने वाली, क्योंकि हम जो मेडिसिन देंगे वो इस बेस पे ही डिपेंड करती है। ये जब हमें क्लियर मिलेगा तो ही परफेक्ट मेडिसिन आएंगे और हम आपको क्योर कर सकेंगे, नहीं तो आप क्योर हो ही नहीं सकते। फिर आपको सर्जरी करना पड़ेगा या फिर आप कहीं पे भी गए तो आप क्योर नहीं हो सकते। जब इतने सारे बातें करने के बाद, इतना सब बताने के बाद भी अगर पेशेंट नहीं बताएगा तो फिर मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब बताने का काम ही नहीं पड़ता है, पेशेंट इजीली बता देता है। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. सब सर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो फेल ही हो रहे हैं अभी इस तरह का केस में निकालने में। मुझे नहीं लगता आप लोग फेल हैं, आप लोग थोड़े गट्स कम लगा रहे हैं, वहां पे मेहनत कम कर रहे हैं। आप थोड़ी मेहनत बढ़ा दो। सबसे पहले पेशेंट को समझ लो, ये पेशेंट किस टाइप का है और इससे हिस्ट्री कैसी निकालनी है ना। तो वहां पे भी अपने ग्यूलिक्स ट्रिक्स यूज करो। दिस इज द आर्ट ऑफ केस टेकिंग।
जब आप कसम खाएंगे ना कि जी इससे तो मैं हिस्ट्री निकाल के ही रहूंगा, तो देखो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री निकल जाएगी। हाँ ये बात सही है। है ना, जिद रहेगा। जब आप बोलेंगे अरे यार, मतलब आपका कहीं तभी पहले ही मूड खराब है, आज मूड बन नहीं पा रहा हिस्ट्री लेने का, फिर हम वहां पे रीजन देना शुरू कर देते हैं, यार ये रिजर्व पेशेंट है, टॉक इंडिस्पोज्ड है, ये बता नहीं रहा, बहुत सिक्रेटिव है। नहीं, हम लोग कहीं तभी कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वो हिस्ट्री नहीं दे रहा है। वो तो आया ही है ना आपके पास बताने के लिए, खाली आपको कैसे निकालना है वो आप सोचो, है ना। वो इतने दूर से आया है, चल के आया है, आपके यहाँ वेट कर रहा है, आपको ऊपर से पैसे भी दे रहा है हिस्ट्री लेने के, है ना। वो तो सब कुछ करने के लिए आया है, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं हॉटी जो जल्दी से नहीं बताएंगे, उनको बहुत प्रिक करना पड़ेगा। तो वो प्रिक कैसे करना, ये बातें अपने माइंड में सीख लो। तो सर देखिए, हम लोग सर रिक्वेस्ट है कि कुछ केस है जो जैसे जैसा रहे, कभी हम लोगों को दिखाइए जो है कि आप कैसे केस टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग ऐसा थोड़ा सा देख ले तो अच्छा है, जो सीख ले हम लोग। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, एससी प्लस के जैसे, हेलो जी सर, फर्स्ट आई फिनिश सर एक मिनट। अच्छा बोलिए। फंगल इन्फेक्शन की एखादी केस टेकिंग लेके बताइए सर। अरे क्या फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे पेशेंट आते हैं सर इसके। हाँ सर, इतना सिंपल, वो तो मैं केसेस देखता भी नहीं। अरे सर जैसे एक लेडी है कोलाज्मा के लिए, यदि वो बोल रही है कि मेरा ये जो दाग दिख रहे हैं वो आप ये अच्छे कर दो, तो मैं बोली क्या लगता है इसको देख के, तो बोलती है कि वो अपने को खुद को अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या डेल्यूजन रेचेड हुआ फिर, ऐसे लेने का है फिर? क्या 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 कोलाज्मा जे म्हणतो ना आपण, मेलाज्मा कोलाज्मा, हाँ तर ती म्हणते की हे तुम्ही म्हणजे नॉर्मल स्किन करून द्या. तर म्हटलं काय झालं, काय होतं, आता तुम्ही मिनोपॉझल आहात तर हे सगळं येतं असं. तर ती म्हणते नाही हे चांगलं दिसत नाही. म्हटलं कोणाला, लोकांसाठी का, लोक असे म्हणतात म्हणून का तुम्हाला असं वाटतं? तर तिने म्हणे नाही, आपलं स्वतःलाच हे चांगलं वाटत नाही आरशात पाहिल्यावर म्हणा किंवा काय. तर मग हे काय डेल्युजन रेचेड असे आपण रुब्रिक्स घ्यायचे असतात का सर? नो, मग ते का आलं, सर ते चेहऱ्यावर का आलं, चेहऱ्यावर ब्राउन स्पॉट, लिव्हर स्पॉट, ब्लॅकिश डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, है ना, टॅनिंग, हे का येते त्या मेन पॉइंट वर जा ना. तिला झाल्यानंतर जे काही आहे ते आपल्या उपयोगाचं नाही आहे, दॅट इज डिझीज सिम्पटम. पण हल्ली तर हे सगळ्यांच्या याच्यावर दिसतं, म्हणजे बायांच्या चेहऱ्यावर तर मोस्टली त्याच्या आधी का झालं, त्याच्या आधी काय झालं ज्याच्यामुळे हे टॅनिंग आलं? प्लीज सर हिंदी में थोड़ा बोल लीजिए, बहुत अच्छा चीज चल रहा है, हम भी समझ जाए। नहीं आप मत कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम SCPH प्लस जैसी लाइव केस लेंगे, कोई भी अब इतने डॉक्टर्स है, कोई भी अपनी केस लाओ, हम लाइव उसकी केस टेकिंग करेंगे, लाइव रेपर्टाइजेशन करेंगे, किस तरह का कन्वर्सेशन होगा ये आपको लाइव देखने को मिलेगा। अरे बहुत अच्छी बात है सर, है ना। तो लाइव पेशेंट लाइए, अपन लाइव ले लेंगे सब, लाइव मतलब अच्छा लेके आना है, लेकिन एकदम सिंपल पेशेंट मत लाओ, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लाओ। सर मैं लाता हूँ मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट को बुला के उसकी लाइव केस लोग तो आस पास है, हम लोग तो काफी दूर है ना जी सर। और लोग तो आपके पास में ही है जो है। नहीं, आप वीडियो ऑन करो, देखो हमारे कितने पास है, सबसे ज्यादा आप पास में दिखेंगे। लाइव केस सर मैं लाता हूँ एक पेशेंट की, चलेगा, काफी सारे पेशेंट, विटिलिगो भी है, सोरियासिस भी है, माइग्रेन भी है, चलेगा। हाँ सर, हाँ पहले आपने बता देना, अपने ग्रुप पे शर्मा मैडम हैं, उनसे बात कर लो आप। यस सर, एक दिन डिसाइड करते बीच में करते।
चलेगा। अच्छा यस सर, लीना, ये आप कह रहे ग्रुप में लीना फंगल शर्मा जी है, उनसे बात कर लीजिए। यस सर, आप कह रहे फंगल केस आप लेते नहीं है, मतलब जी। इतना आसान है कि ठीक हो जाए। 80% लोग फंगल डिजीज से सफर कर रहे हैं, और स्किन वाला डॉक्टर परेशान हो जा रहा है। तो उनके नाउ लिए छोड़ दो ना, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, ब्रेड एंड बटर। हाँ तो सर कैसे इतना आसान है? हम लोग पता है यही भी ठीक हो जाए तो बहुत बहुत नहीं। चलो ठीक है फिर। सो थैंक यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much. Thank you, sir.